नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आपको जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना है। दोस्तों, आज हम जो पेपर लेकर आए हैं वो है ईपीएफओ में जो ईओ एओ एपीएफसी का पेपर जो हुआ था 2015 में, उसका पार्ट सेकंड है। इससे पहले कि हम 2021 का 2017 का पेपर डिस्कस कर चुके हैं और भी पेपर हम डिस्कस करेंगे 2012 का 2004 का। तो बस आपको करना क्या है, इसको ज़रूर शेयर करना है और अच्छे से देख कर अपना नोट्स बनाते चलना है और यहाँ पर पहले के वीडियो ज़रूर देखना है। और देखिए, आपके पास भी कोई पेपर होता है तो gkfs25@gmail.com पे भेज सकते हैं और पीडीएफ सभी पेपर का मिल जाएगा यहाँ पर इस चैनल पे, जिसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 26 क्यों, क्योंकि 25 तक पार्ट फर्स्ट में डिस्कस हम कर चुके हैं इस पेपर का। तो क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सर्वप्रथम स्थापित हुए थे। तो देखिए, भारत में ब्रिटिश जो शासन स्थापित हुए थे लगभग 1600 ईस्वी के आसपास में हुए थे। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम उद्योग जो है कौन सा यहाँ पर स्थापित हुए थे। तो देखिए, सूती वस्त्र उद्योग और तथा पटसन उद्योग सबसे पहले जो है विकसित हुए थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ये सही होगा। तो देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जो सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में और पटसन उद्योग बंगाल में स्थापित किए गए थे। और 1854 में, जैसा कि आपको पता होगा, कि बम्बई में पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल स्थापित किया गया था। कब? 1854 में। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत में वित्त आयोग की भूमिकाएं हैं। तो देखिए, फाइनेंस कमीशन संविधान में अनुच्छेद इसके लिए है 280, यानी कि संवैधानिक बॉडी है। तो इसके लिए कौन सी भूमिकाएं सही है? तो पहला स्टेटमेंट है कि करों द्वारा उगाही गई धनराशि का बंटन करना। तो देखिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि धनों का बंटवारा करती है। अभी फिलहाल 41% जो है शेयर राज्यों को दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। उसका देखिए, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन करना। तो देखिए, मूल्यांकन करने का काम नहीं है, तो करेक्ट यहाँ दूसरा नहीं होगा। उसका तीसरा स्टेटमेंट है कि उन सिद्धांतों को विकसित करना जिनके आधार पर राज्यों के बीच विधियों का आवंटन हो। तो एक कर दी है, तो ये आपको बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा। और पंचवर्षीय योजना को विकसित करना। तो देखिए, पंचवर्षीय यानी कि योजनाओं को विकसित करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसको रिप्लेस करके अभी नीति आयोग 2015 में आ गया है 1 जनवरी से। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर बी सही होगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएमएफ, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इसको ध्यान रखना है, उसके संबंध में कौन से कथन सही है। तो देखिए, सही पूछा जा रहा है। तो भारत आईएमएफ का संस्थापक देश था, बिल्कुल सही है, संस्थापक देश ही था। आईएमएफ में भारत का कोटा 4% से अधिक है। तो देखिए, कोटा 4% से अधिक यहाँ पर नहीं है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि भारत का कोटा यहाँ पर आपको एसडीआर जो स्पेशल ड्राइंग राइट है, इसमें 2.76 है और बोटिंग में 2.63 है। ये दोनों अलग अलग है। एसडीआर जो स्पेशल ड्राइंग राइट है, जिसमें 5 मुद्रा शामिल है, उसमें भारत यहाँ पर 2.76 है कोटा और बोटिंग में 2.63 है। तो ये जरूर ध्यान रखना है। तो 4% से अधिक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, दूसरा जैसे ही गलत हुआ तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन बचती है, यानी कि आईएमएफ में वित्त मंत्री पदेन प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सही है। और आईएमएफ अनुच्छेद 4 के अधीन भारत की आर्थिक स्थिति का नियमित पुनरीक्षण करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा आधारित पद क्या था। तो देखिए, उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद राष्ट्रपति बने, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने से पहले पूछा जा रहा है कि तो क्या थे। तो ये सोवियत संघ में क्या थे, तो राजदूत थे। तो करेक्ट आंसर डी सही होगा, सोवियत संघ में ये राजदूत थे। तो इसको ध्यान रखना है कि इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो देखिए, आज़ादी के बाद वह सोवियत संघ में विशिष्ट राजदूत के रूप में कार्य किए और 1952 में सोवियत संघ से आने के बाद उपराष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। तो 1952 में उपराष्ट्रपति बने थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यह 60 वर्ष तक की आयु के सभी बैंक खाता धारकों के लिए लागू है। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सभी के लिए नहीं लागू है। तो इसके लिए जो है 18 से 70 आयु वर्ग के लोग
हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट है कि सभी आयु वर्ग के लिए, तो बिल्कुल ये गलत है। तो एक यहाँ पर हो गया गलत। यह एक जीवन बीमा सुरक्षा योजना है, बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर जीवन यहाँ लगा दिए तो जीवन नहीं है, यह एक सुरक्षा बीमा योजना है। सुरक्षा बीमा योजना है, यह दुर्घटना बीमा सुरक्षा है। तो ये तीसरा बिल्कुल सही होगा। और यह बीमा दुर्घटना से हुई मृत्यु और स्थायी निःशक्तता को बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये तीसरा और चौथा बिल्कुल सही होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसमें 2 लाख रुपये तक के जो है मिल जाता है आपको, जो बीमा की राशि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। 1931 में क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो इसके कौन कौन से पहलू है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना, तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का ये भी प्रावधान, जो मुख्य पहलू थे, ये भी सही था। उसके बाद यहाँ पर तत्पश्चात होने वाले शिमला सम्मेलन में भाग लेना है, बिल्कुल ये गलत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि के करों का भुगतान करना, ये भी गलत है। राजनीतिक बंदियों की मुक्ति, ये सही था। तो 1 और 4 सही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिक्षेपण की निरपेक्ष माप नहीं है? तो देखिए परास है, माध्य विचलन है, चतुर्थक विचलन है, जबकि यहाँ पर विचरण गुणांक नहीं है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर डी सही होगा। नहीं है पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक सुरक्षा किन स्थितियों का सामना करने वाले व्यक्तियों को नगद सहायता प्रदान कर सकती है? तो देखिए बीमारी और निःशक्तता में यहाँ पर कर सकती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बेरोजगारी में भी कर सकती है। उसके बाद फसल विफलता में कर सकती है। तो 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर ए सही होगा। लेकिन पति या पत्नी की हानि में नहीं कर सकता है सामाजिक सुरक्षा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, जो कि कब आया था? 1948 में आया था। ESIC, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1948 का अधिनियम आया था। तो इसमें कौन सा जो है कारक शामिल था? तो देखिए 10 या अधिक कर्मचारी वाले कारखाने या प्रतिष्ठान को शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को व्यापक चिकित्सा देखभाल का उपबंध, ये भी सही था। बीमारी तथा प्रसूति के दौरान नगद लाभ का उपबंध था, बिल्कुल सही था। मृत्यु अथवा निःशक्तता की स्थिति में मासिक भुगतान, ये भी सही था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। 1948 के कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में ये सब शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो क्या है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें प्रीमियम की राशि कितनी है? तो 350 रुपया प्रति वर्ष। 18 से 80 साल के व्यक्तियों इस योजना में शामिल हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी वयस्कों पर लागू होते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया 18 से 80 तक ही है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। स्वतः नामे सुविधा यानी कि ऑटो डेबिट फैसिलिटी के माध्यम से खाता धारकों के बैंक खाते से प्रीमियम काट लिया जाता है, तो बिल्कुल काट लिया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। जीवन बीमा का मूल्य खाता धारक के द्वारा भी निश्चित किया जाता है और उसे उसके अनुसार वार्षिक प्रीमियम देना पड़ता है, तो ये गलत है। अभिदाता की मृत्यु के बाद जीवन बीमा की राशि उसके परिवार को दे दी जाती है, तो बिल्कुल दे दी जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 और 4 बिल्कुल सही होगा। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा तबीयत खराब है, इस वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब 4 जो प्रश्न आएंगे उसमें क्या है कि कथन दिए गए हैं। तो कथन 1 क्या है कि उपभोग बचत और निवेश पर आय कर के प्रभाव व्यष्टि प्रभाव है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि कथन 1 जो है यहाँ पर असत्य है। तो कथन 1 क्या है? असत्य हो गया, सही, यानी कि कथन 1 सही नहीं है। दूसरा है कि आयकर प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। तो देखिए जो इनकम टैक्स होता है वो क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्स होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो डी होगा, कथन 1 असत्य है और कथन 2 सत्य है।
अब देखिए क्वेश्चन है कि दो देशों के बीच व्यापार लागतों में अंतर के कारण होता है। तो ये बिल्कुल सही है। अलग अलग देशों के लिए अलग अलग कारक जो एंडाउमेंट होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो यही कारण से जो है ये होता है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है और कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण भी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन है कि विदेशी निवेश किसी देश के निर्यात निष्पादन को प्रभावित कर सकता है। जो यहाँ बिल्कुल सही है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है किसी देश को निष्पादन को प्रभावित कर सकता है। विदेशी निवेश का अंतर्वाह स्थानीय मुद्रा की मूल्य वृद्धि कर सकता है, जिसके कारण निर्यात होने वाले वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। तो देखिए इसी का जो है यहाँ पर सही एक्सप्लेनेशन है, यानी कि 1 एंड 2 जो है सही है और 2 जो है 1 का सही एक्सप्लेनेशन है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लोकसभा जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो बिल्कुल करते हैं। तो लोक लेखा समिति के जो यहाँ पर नियुक्ति करते हैं संसद सदस्य और उद्योग और व्यापार जगत के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो यानी कि 1 सही है, 2 असत्य है, गलत है। तो देखिए लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में भी जानते हैं, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। पूछा जाए कितने सदस्य होते हैं तो 22 होते हैं। तो देखिए समिति का अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, जैसा कि स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा गया है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्य व्यापार जगत के प्रतिष्ठित लोक लेखा सदस्य नहीं होते हैं। तो आंसर सी होगा, क्योंकि 1 सही है, दूसरा गलत है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर आपको दर्शाना है कि कौन सी घटना जो है कब कब हुई है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी। 1526 में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुआ और मुगल वंश की स्थापना हुई। तो 1526 में यहाँ पर। उसके बाद देखिए वियतनाम का युद्ध। तो यहाँ पर वियतनाम का 1955 से 1975 के बीच में हुआ था। 1955 से लेके 75 के बीच में हुआ था। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। तो 1789 में हुआ फ्रांस की क्रांति। और प्रथम खाड़ी युद्ध आपको ध्यान रखना है कि 1990-91 में हुआ। 1990-91 में खाड़ी युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में। तो देखिए यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 1914 से 18 तक हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक। अब देखिए इसको सही से आपको सजा देना है। तो किस तरह से सजाएंगे? तो देखिए सबसे पहला तो पानीपत की प्रथम लड़ाई ही हुई। तो यहाँ पर पहला और डी बचा है। उसके बाद देखिए आपको देखना है कि फ्रांस की क्रांति। देखिए सभी 1900 में है, लेकिन तीसरा यहाँ पर पहले आएगा। तो डी यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि सबसे पहले हुआ पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में, फिर हुआ फ्रांस की क्रांति 1789 में, फिर हुआ यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध 1914 में, फिर हुआ वियतनाम का युद्ध 1955 से 75 में, फिर खाड़ी का युद्ध हुआ, प्रथम खाड़ी युद्ध 1990-91 में। तो देखिए 5 लड़ाइयाँ मैंने बता दिया है। तो पाँचों लड़ाइयों को अगर डेट याद कर लेते हैं तो आपके परीक्षा में कहीं ना कहीं बन सकते हैं। क्वेश्चन है कि विद्वता की एक शाखा है जो यूरोप में विशेषतः 15वीं से 18वीं शताब्दी तक फली फूली है और जो ऐतिहासिक और अजैविक पुरावशेषों, स्मारकों और प्राचीन मूल ग्रंथों के गुण दोष विवेचन, इतिहास लेखन और वर्गीकरण को समर्पित थी, जिसे निर्दिष्ट करती है वो है पुरातनवाद। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। पुरातनवाद इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि स्त्री धन के बारे में कौन से कथन सही है। तो सही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार की चल संपत्ति जो एक स्त्री को उसके जीवन काल में विभिन्न अवसरों पर उपहार के रूप में दी जाती है, बिल्कुल सही है। विभिन्न प्रकार की चल संपत्ति जो एक स्त्री को उसके प्रथम विवाह के समय उपहार स्वरूप दी जाती है। तो देखिए प्रथम दूसरे ऐसा कुछ नहीं है, तो उनके जीवन काल में जो दी जाती है वही है। तो ये गलत हो गया। उसके बाद क्या है, स्त्री की मृत्यु पर यह धन उसकी संतानों और पति को विरासत में मिल सकता है। तो बिल्कुल मिल सकता है। स्त्री की मृत्यु पर यह धन उसके नैसर्गिक कानूनी दत्तक संतानों को विरासत में मिल सकता है और उस धन के किसी भी भाग पर उसके दामादों में से किसी का भी कोई दावा नहीं हो सकता। तो गलत है, दावा हो सकता है। तो यहाँ पर 1 और 3 जो है सही होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा।
और देखिए भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं, तो संघ यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिए अभी के हिसाब से 28 और 8 है, 28 और 8। लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ था तो 29 और 7 था। तो देखिए क्योंकि 2019 में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको 2 यूटी में बदल दिया गया, और फिर जो एक यूटी 2020 में क्या हुआ कि 2 यूटी को एक में मर्ज कर दिया गया था, जो दमन दीव और दादरा नगर हवेली थे, तो इसको, तो इस तरह से अब हो गए हैं 28 और 8। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसके हिसाब से जब एग्ज़ाम हुआ था तो 29 और 7 था, लेकिन अब है 28 और 8। पश्चिमी घाट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए वेस्टर्न घाट के बारे में सही स्टेटमेंट नहीं पूछा रहा है, तो सही कौन कौन सा है। तो देखिए यूनेस्को ने 2012 में पश्चिमी घाट के 39 स्थलों को विश्व विरासत यानी कि विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया है, तो बिल्कुल सही है। यह विश्व के जैव विविधता वाले 8 लप्ततम यानी कि तप्त स्थलों यानी कि हॉट स्पॉट में से एक है, हॉटेस्ट हॉट स्पॉट में है, तो बिल्कुल ये सही है। इसमें 2 संरक्षित वन क्षेत्र एवं 13 राष्ट्रीय उद्यान है, एक गलत है। और हाल ही में ओएनजीसी सर्वेक्षणों में विशाल तेल नीचे जो है पाए गए हैं, तो बिल्कुल सही है। तो 1 ए बी और डी सही है, जबकि सी यहाँ पर गलत है, तो सी इसका सही उत्तर होगा क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है। अब देखिए अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो बच्चा बच्चा जानते हैं कि अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। अब देखिए अयोध्या तो सरयू नदी के हो गया, आगरा और दिल्ली यमुना नदी के किनारे, हरिद्वार कानपुर गंगा के सामने, तो और जो प्रयागराज है वो गंगा यमुना के संगम पे अवस्थित है, तो यहाँ पर सी आंसर होगा सरयू। क्वेश्चन है कि खिलाफत कमेटी ने अपनी किस संस्थान पर संपन्न बैठक में महात्मा गांधी के सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग विरोध के सुझाव को स्वीकार किया था। तो देखिए खिलाफत कमेटी के 1919 के जो रॉलेट एक्ट के विरोध में सितंबर 1919 में को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था, और हिंदू तथा मुस्लिम की एकता के लिए गांधी जी इसमें शामिल होने का निर्णय लिया। इलाहाबाद में जो यहाँ पर संपन्न हुआ था जो खिलाफत कमेटी के बैठक में गांधी जी का सरकार के खिलाफ अहिंसात्मक तथा असहयोग विरोध के सुझाव को स्वीकार, तो यहाँ पर सी आंसर सही होगा, इलाहाबाद में बैठक हुई थी। क्वेश्चन है कि भारत को जानो यानी कि नो इंडिया प्रोग्राम को यहाँ पर लॉन्च किया गया था, वो क्या था। तो देखिए विदेशों में बसे भारतीय युवाओं के लिए भारत के विभिन्न पहलुओं के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए KIP योजना जो है लॉन्च की गई थी। ये भी आपको डी सही होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत को जानो 18 से 26 वर्ष के प्रवासी भारतीय युवाओं के लिए 3 सप्ताह का एक संबोधन के साथ मिलकर किया गया जो कार्यक्रम था। क्वेश्चन है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र को विकसित किया गया था किस लिए। तो देखिए घरेलू तथा विदेशी स्रोतों से निवेश के संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन का यहाँ पर जो है विकसित करने का निर्णय लिया गया था, तो इसको ध्यान रखना है। तो बहुत सारे इकोनॉमिक जोन जो है बनाए गए हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा, तो देखिए अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या बनता है, तो दोनों जब मिल जाएंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन की ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जब दोनों मिलते हैं तो बनते हैं नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसके जो वर्षा में मिल जाते हैं तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो इसको ध्यान रखना है, जब वर्षा का जल 5.4 से कम हो जाती है तो अम्लीय हो जाती है, इससे जब कम हो जाएगी तो अम्लीय वर्षा कहलाएगी। तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के कारण होती है, तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि DNA यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, तो जो कि अंगुली छाप यानी कि फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है। तो विवादित जनकता होती है तो DNA का टेस्टिंग किया जाता है जब विवाद वहाँ पर हो जाता है, तो इसको जरूर ध्यान रखना है कि विवादित जनकता यानी कि जब कहते हैं ना कि बच्चा चेक करने के लिए कि किसके कौन सा माता पिता है, तो इस तरह से उसके लिए किया जाता है। तो DNA फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, एक पार्ट और आएंगे तो उसको ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा भी हम पेपर और डिस्कस करेंगे जैसे कि 2012 का 2004 का। तो आप लोग ज़रूर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।